गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 9th विषय संस्कृत व्याकरण अध्याय 5 में पढ़ने जा रहे हैं संधि। और संधि में भी लास्ट संधि का पार्ट है विसर्ग संधि। उससे पहले हमने पढ़ा था स्वर संधि, स्वर के भी सारे 8 भेद पढ़े थे। फिर पढ़ी व्यंजन संधि, व्यंजन के भी 6 भेद पढ़े। और आज शुरू कर रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग यानी कि ये इस प्रकार उसके चिन्ह होते हैं, ठीक है ना, 2 डॉट होती है, यूं कर कह सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए परिभाषा देखते हैं इसकी कि जब विसर्ग के साथ, क्या कहा मैंने, विसर्ग के साथ ये विसर्ग है। विसर्ग के चिन्ह कौन से हैं? इस प्रकार के, जैसे हम बोलते हैं ना अंग अह बोलते हैं ना, वो विसर्ग के साथ किसी स्वर, स्वर आपको पता ही है ना कि ह्रस्व तो 5 होते हैं, दीर्घ कितने होते हैं, 8 होते हैं। व्यंजन हमको पता है, स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ 4, उष्मस्थ भी 4 है ना, ये व्यंजन वर्ण होंगे। व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। मान लो यहाँ अ आ गया और यहाँ मान लो क आ गया, ये स्वर और ये व्यंजन, ठीक है। क्योंकि कोई भी, सबसे बड़ी बात है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो क भी देख लो, अब अगर मैंने ऐसे किया तो ये क्या है, कुछ नहीं, ये स्वर डाल दिया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि मानी जाती है। यथा जैसे नमः धन ते, ये देखो नमः है, नमः के पीछे 2 डॉट है, विसर्ग है, धन ते, ठीक है। नमस्ते विसर्ग हुआ, पहले विसर्ग, प्लस के पहले विसर्ग, प्लस के बाद में तो ये नमः, ये जो स था ना, तो स को हटाया, विसर्ग लगाया, फिर ते। फिर है मनः धन हर, मनोहर, विसर्ग प्लस ह, ये ओ था, ठीक है। तो यहाँ ओ को हटाया, विसर्ग लगाया, प्लस के बाद हर, विसर्ग प्लस ह, ठीक है। अब देखिए विसर्ग के भेद, पहले हमने पढ़े थे स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, अब पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि के भेद। ध्यान रखना है, ढंग से सुनना, ढंग से समझना, और उन चीज़ों को भी वापस रिवीजन करना, रिवाइज करना उनको, कि जिससे वो याद हो जाए। ये नहीं कि बस अपना दिमाग वही कैच करता है कि हाँ बस मुझे याद है, लेकिन जो ही वापस वो सामने चीज़ें आती है तो आपको याद ही नहीं रहता है। इसलिए रिवाइज करना ज़रूरी है, अपना ब्रेन वॉश जरूर करें। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर, विसर्ग के स्थान पर, ध्यान रखना, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि के 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? 3 भेद माने जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। कितने भेद माने जाएंगे? 3 भेद माने जाएंगे। 3 भेद से ही आपको पता चलेगा कि ये तीनों भेद है। कितने भेद माने गए? 3।
अब देखिए इसमें अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं कि सत्व विसर्ग संधि। अब सत्व नाम से ही पता चल रहा है अपने को, सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स। फिर उत्व विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। ऋत्व विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। इसी देखो हमने पढ़ा ना, विसर्ग संधि के सत्व, उत्व और ऋत्व। अब सत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। सत्व में आपको ध्यान देना है कि सत्व विसर्ग संधि विसर्जन्यस्य स, विसर्जन्यस्य स। अब देखिए इसकी परिभाषा, खर वर्ण परे, परे परे यानी उस तरफ, दूसरी तरफ, खर वर्ण। खर वर्ण में खर का आप ध्यान दें कि अब इसमें त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है ना, ये वर्ग होंगे। तो परे रहते हैं तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। नाम क्या है? सत्व। विसर्ग संधि उनसे भी सरल है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए विसर्ग प्लस खर वर्ण, पहले विसर्ग है फिर खर वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि एक नोट है कि यहाँ विसर्ग मूलतः दंत्य, दंत्य यानी दांतों से निकलने वाले शब्द, दांतों से निकलने वाले शब्द, ठीक है ना। ली तुलसा नाम दंता, कौन से? ली तुलसा नाम दंता को ध्यान रख देना है कि यहाँ अपन देख रहे हैं कि सबसे पहले ली तुलसा नाम दंता, इसमें क्या आएगा? तो वर्ग, ठीक है, और स, दंत्य स से परिवर्तित होता है, परंतु उसके बाद आने वाले तालवी इचूष्यनाम तालु, ई च वर्ग इचूष्यनाम तालु, तालवी वर्ण होते हैं ना, जो अपन बोलते हैं ना तालवा, इसमें ई और च वर्ग, च वर्ग है ना वो। फिर मूर्धन्य, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, इसको मूर्धा भी बोलते हैं। और यूँ कह सकते हैं मसूड़े, ये री, फिर री, ट वर्ग, र और स, ऋतु रसाणाम, ठीक है ना। और इसमें इचुसनाम तालु, ई च वर्ग, तालु से निकलते हैं जो जीवा जो ऊपर की तरफ टच होती है, ठीक है। उसके बाद दंत्य, दंत्य आपको पता है ली तुलसा नाम दंता, ली ली
त वर्ग और स ली, ये दंती वर्ण में आते हैं। जो अब आपको पता है ना, तालव्य में जब बोलते हैं तो जीवा ऊपर की तरफ, ऊपर सबसे ऊपर की तरफ टच होती है। और मूर्धन्य में आपको पता है ना, मूर्धन्य में जब भी ये ट वर्ग बोलते हैं या री बोलते हैं, श बोलते हैं, तो अंदर वाले दांतों, अपन कांच के सामने में खड़े हो जाए और अपने दांतों को देखें मेरे साफ है गंदे है, इस प्रकार नहीं देखते अपन। तो ऊपर वाले जो त्वचा होती है, दांतों के ऊपर वाली त्वचा, वो मूर्धन्य है, मसूड़ है। तो जैसे बाहर है वैसे वैसे अंदर भी है, इसलिए तो दांत स्थिर है एकदम। तो वो मूर्धन्य, कभी कभी ब्रश से छिल जाते हैं ना, वो मूर्धन्य। तो जीवा वहाँ जाके टकराएगी, वो मूर्धन्य है। और दंत्य वर्ण री तुलसा नाम दंता, तो त वर्ग है और री है। जब अपन बोलते हैं तो अपनी जीवा जो ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों के बीच में से बाहर आती है, ठीक है ना। जब त वर्ग बोल के देखना है, आप प्रैक्टिस करो। दंत्य खर वर्णों के अनुसार तालव्य, तालव्य में क्या होगा, श, मूर्धन्य में श, दंत्य में स, ठीक है ना। तो ये स और स, इस प्रकार का प्रयोग होगा। जब तालव्य में स आएगा, ठीक है, तो वहाँ विसर्ग हो जाएगा। मूर्धन्य में स आएगा तो वहाँ विसर्ग हो जाएगा, दंत्य में स आएगा तो वहाँ विसर्ग हो जाएगा। वापस जब संधि को मिलाते हैं तो वापस इनका आगम हो जाएगा तालव्य स का, मूर्धन्य श का और दंत्य श का। अब भी अगर ये तालव्य श बोल के देखो, देखें शिव, यूँ तो सिंपल में शिव बोल दिया तो वो आपको महसूस नहीं हो, जबकि वो राइट टू वहीं टच हो रही है तालु में ही। और जब मूर्धन्य में षटकोण बोलते हैं, षटकोण, दंत्य में सिद्धार्थ, शिक्षा, सदन बोलते हैं, सब देखो श आ रहा है, तो दंत्य श। सर बोल के देख लो, देखो सर, सामाजिक, ऐसे वर्ड बोलते हैं ना अपन, तो वो दंत्य वर्ण से निकलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। अब फर्स्ट स्टेप देखिए जो अपन ने कर लिए थे, स का। पहले इस वाले स का देख लो, क्रम ऊपर नीचे कोई बात नहीं, हो जाता है। तो विसर्ग प्लस त या थ, या इनका वर्ग भी आ जाए कोई बात, लेकिन निश्चित तौर पे अपन देखेंगे ये त या थ आता है, ठीक है ना। तो जब अपन संधि विच्छेद कर रखा है तो वहाँ विसर्ग आ रहा है, तो नाम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं है कि विसर्ग संधि है, लेकिन उसमें भी पता चल जाएगा, ये देखो स आ रहे हैं, ये देखो स, तो इसमें पता चल जाएगा कि सत्व है। देखो, तो विसर्ग प्लस त या थ, तो त या थ के साथ हमेशा ये दंत्य स का ही प्रयोग होगा। क्या होगा, दंत्य स का ही प्रयोग होगा। जैसे देख लो, उदाहरण देखो भले, इसी के साथ देखो। अब देखो इसमें नमः धन ते, देखो विसर्ग है के बाद, यानी कि विसर्ग, फिर आया धन यानी कि प्लस, फिर ते, अब त आ रहा है, देखो ये देखो त है। अब त के साथ इसका जब संधि, समस्त संधि करेंगे तो क्या होगा, संधि यानी कि जोड़ेंगे तब इस स का आगम हो जाएगा। स भी कैसा, आधा हलंत के रूप में ना, ये तो हो गया नमस्ते। फिर देखिए मुनिहि धन तू, मुनिहि धन तू, ये देखो न के बाद विसर्ग है, धन के बाद त है नहीं, तो देखो यहाँ पे वापस ये हो मुनिस्तु। फिर सेकंड स्टेप देखिए, विसर्ग धन च छ, विसर्ग के बाद च या छ होगा, च या छ होगा, तो विसर्ग के स्थान पर कौन से स का, तालव्य स का आगम हो जाएगा। ये स कौन सा है, दंत्य,
ये स कौन सा है? तालव्य। तो इस का हो गया ना आगम। तो च या छ के साथ हमेशा तालव्य स ही आएगा, दिमाग में बिठा देना, निश्चित मस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो देखिए उदाहरण देखें, उदाहरण देखें। पुनः धन च, पुनः धन च, न के बाद विसर्ग है और च है। च है तो सीधे स्टेप 2 में जाए। च के साथ कौन सा होगा? तालव्य स होगा आगम। विसर्ग के स्थान पर कौन सा स? आधा स हो जाएगा। पुनश्च, पुनः धन च का क्या हो गया? पुनश्च। तो ये देखो च है, ये स है, च के साथ हमेशा ये तालव्य स। फिर देखिए हरि धन चंद्र, हरि धन चंद्र। वही देखो विसर्ग, देखो प्लस के इधर विसर्ग है, प्लस के इधर च है। ये देखो ये दोनों मिल रहे हैं। ये दोनों जब भी मिले तो जब जोड़ेंगे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? श, तालव्य स हो जाएगा। तो क्या होगा? हरीश चंद्र। क्या हो गया? हरीश चंद्र। ठीक है ना। फिर देखिए थर्ड स्टेप देखें, पता तो चला ना, समझना है वापस। विसर्ग धन ट या ठ, ऋतु रसाणाम, याद आया? ऋतु रसाणाम, मूर्धन्य, ये तालव्य है, दंता। प्लस के पहले विसर्ग, प्लस के बाद ट या ठ का आगम। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये स ये कौन सा है? मूर्धन्य। मूर्धन्य मसूड़े, मृधा, मुर्दा नहीं, बोलते और पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखें इसके उदाहरण थर्ड स्टेप के, कि ये इधर सा है, ये इधर सा है, ये थर्ड स्टेप में सा। तो धनु धन टंकार, धन टंकार, पता है ना कि धनुष के ऊपर एक रस्सी बांध रखी होती है, एक धागा होता है जिससे कि बाण छोड़ा जाता है। उसको ऐसे ही पकड़ करके अगर छोड़ते हैं तो एक टंकार सी आती है, एक आवाज़ सी आती है, जिसे कहते हैं धनु धन टंकार। यानी कि देखो विसर्ग प्लस के पहले विसर्ग और प्लस या धन के बाद ट है। तो देखो यहाँ पे ट, ये ट है तो किसका विसर्ग के स्थान किसका आगम हो जाएगा? मूर्धन्य स का। वो भी स पूरा नहीं, आधा, क्योंकि देखो हलंत है वहाँ पे। तो क्या हो गया? धनुष टंकार, धनुष टंकार। ठीक है। फिर देखो चतुः धन टीका, प्लस के पहले विसर्ग, प्लस के बाद ट। देख लो वापस, जहाँ पर भी स्थिति हो तो इन स्टेप को हमेशा ध्यान रखें और सीधा सा पता चल रहा है ना। चतुः धन टीका, चतुष्टीका। अब देखो ये ऐसे आया शब्द तो पता चल गया सत्व है, और इस प्रकार आया कि त वर्ग है कि त के साथ ऐसा आएगा। सब जगह देख लो, विशेष संधि और सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, साफ सीधी सी बात पता चल रही है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लो। विष्णु त्राता, ये देखो, शिरस्त्राण, ये देखो, गावश्च, कश्चित, निष्ठा, निष्ठुर, है नहीं। तो ये उदाहरण भी आपको करने हैं और वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, एक नहीं दो बार। काफ़ी बच्चे अच्छी राइटिंग लिख रहे हैं और दूसरे थोड़ी सी खराब है, तो आप कोशिश करते रहें। ठीक है ना, बार बार कोशिश करते रहें, समझते रहें और वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है और
नोट्स भी बनाने, ये नहीं कि वीडियो सुन लिया और बस हो गया, ऐसा नहीं हो। कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाएं। जैसे मैंने आपको जैसा तरीका बताया वैसा वो तरीका होना चाहिए नोट्स बनाते वक्त। अब देखिए आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है। पहले तो पढ़ने के बाद वीडियो को सुनते हुए अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नाम जरूर लिखें, डेट लगाएं। प्रश्न संख्या 1, अब जैसे ये रेड लाइन है, ये आपकी कॉपी में देखना, ये रेड लाइन है। अब रेड लाइन जो है इसके इस तरफ आपको प्रश्न संख्या 1 ऐसे लगानी, और इस रेड लाइन ये नहीं, ये चीज़ क्या है, एक हास्य है, इसको क्या कहते हैं, हास्य। हास्य मतलब एक तरफ, ठीक है ना। जो रेड लाइन है इसके इस तरफ आपको यहाँ से लिखना शुरू करना कि विषयक संधि की परिभाषा लिखिए। फिर जब आप उत्तर लिखो तो आपको ऐसे रेड लाइन की इस तरफ लिखना है और फिर यहाँ से आंसर लिखना शुरू करना। एक तरीका है, ध्यान देना। तो आपको इस प्रकार कार्य करना है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है, वीडियो को सुनना है और प्रश्न को उत्तर सही ढंग से देने हैं। तो इस प्रकार जो बातें बताई जा रही है उन पे ध्यान दें, अमल करें, और ऐसे ही इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया ऐसा कतई नहीं करें, क्योंकि आप फिर अपनी राइटिंग पे, अपने पढ़े पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ ही खड़ेगी, आप भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए पढ़े का पूरा उपयोग करें, अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझें। थैंक यू।